हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में 6.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज उनके आगे के जो 3 पार्ट क्वेश्चन हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कहता है इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंगल PQR 110 डिग्री एंड एंगल RST 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS। और हिंट में आपको क्या दे रखा है? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। ओवरऑल क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहले अच्छे से रीड करो कि क्या कह रहा है और फिर उसके बाद फिगर की तरफ देखो। तो आपसे गिवन तो ये तो डाटा दे रखा है कि PQ पैरेलल है किसके? ST के, और फिर पॉइंट R को बेस बना करके इसने क्या कहा है? ST के एक आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सपोज हमने यहाँ से एक लाइन MRN ड्रॉ कर लिया। अब ये पैरेलल किसके है? ST के। अब जब ST और PQ भी पैरेलल है मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अब जब ये तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो हमने पैरेलल लाइन के केस में 4 केसेस पढ़ रखे हैं। अब वहाँ से हमें एंगल क्या फाइंड करना है? एंगल QRS, मतलब इस एंगल की बात करनी है। तो इसको कैसे फाइंड करें? तो सबसे पहले आप पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ रखा तो उसी को अप्लाई करिए। तो यहाँ से यदि हम थोड़ा पॉइंट Q को यदि प्रोड्यूस कर दें तो ये PQ पैरेलल क्या हो जाएगी? MN। अब इन दोनों लाइन के कंपैरिजन में जब देखते हैं तो एंगल PQR और एंगल QRM ये दोनों एंगल क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं। और इन पैरेलल लाइन के केस में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। तो इस केस में हम कह सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल QRM कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये आप रीजन में लिख देंगे। अब आपको एंगल PQR तो गिवन ही कर रखा है, तो ये कितना है? 110 डिग्री प्लस एंगल QRM इक्वल टू 180 डिग्री। अब 110 इधर जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल QRM इक्वल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110, तो एंगल QRM इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। मतलब ये एंगल जो आपका है QRM ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अब सिमिलर केस ST पैरेलल टू MN के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से भी सेम चीज़ें क्या हो जाएंगी? एंगल TSR और एंगल SRN ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव एंगल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे पॉइंट सेकंड लिख लीजिए, एंगल TSR प्लस एंगल SRN इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। और यहाँ से आपको एंगल TSR तो गिवन कर रखा है, मतलब 130 डिग्री प्लस एंगल SRN इक्वल टू 180। अब ये 130 उधर जाकर के क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल SRN इक्वल टू क्या बचेगा? 180 माइनस 130, तो एंगल SRN इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। मतलब आपके पास ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो आपको एंगल QRS ही तो फाइंड करना था। तो अब हमें कंफर्म ये पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कितना 180 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अब थर्ड स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल आप लिखेंगे क्या? एंगल QRM प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRN इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। और रीजन क्या लिख देंगे? बाई लीनियर पेयर
एग्ज्यूम या फिर स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे लीनियर पेयर एग्ज्यूम ना लिखे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लीनियर पेयर में क्या दो एंगल की बात की जाती है। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन लिखिएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ से आपको दो एंगल का तो सम पता ही है, कितना एंगल QRM कितना है 70 डिग्री, प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 50 डिग्री इक्वल टू 180। अब इन दोनों को सम करेंगे तो 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120। तो एंगल यहाँ से आप जब फाइंड करेंगे एंगल QRS, अब यहाँ से एंगल QRS इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 120। तो एंगल QRS मतलब एंगल QRS कितना निकल के आएगा 180 में जब 120 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 60 डिग्री। आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। कुल मिलाकर के क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से रीड करिए और फिगर को अच्छे से देखिए कि कैसे हम डेराइव करें, और जिससे क्या सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है जो आपने फिगर को अच्छे से रीड कर लिया तो आपको आंसर देने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। गिवन कर रखा है इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD angle APQ 50 degree and angle PRD 127 degree, find angle X and Y। फिगर को अच्छे से देखिए और आपसे गिवन डाटा में क्या रखा है, AB जो है पैरेलल किसके है C और D के। दैट मीन्स यहाँ से आप P और Q को ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हैं और P और R को भी ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हैं। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएंगे तो यहाँ से एंगल जो फॉर्म होंगे, तो इस केस में जब हमने P और Q ट्रांसवर्सल लाइन मानी तो एंगल 50 और एंगल X बहुत ही आसान हो जाएगा निकालना, मतलब X की वैल्यू, क्योंकि एंगल 50 और ये जो X है ये क्या है अल्टरनेट एंगल है इन पैरेलल लाइन के केस में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फर्स्ट एंगल X इक्वल टू 50 डिग्री, और रीजन क्या लिख देंगे आप अल्टरनेट एंगल। डायरेक्ट आपका X निकल के आ जाएगा। आप इसको चाहें तो डेराइव भी कर सकते हैं एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQR, फिर रीजन लिख करके फिर आप दे सकते हैं। तो आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसके लिए नहीं होगी। अब बात करते हैं जब हमने P और R ट्रांसवर्सल लाइन मानी तो यहाँ से जब फॉर्म होगा तो एंगल ये जो P वर्टेक्स पे बन रहा है दिस वन, ये अल्टरनेट किसके हो जाएगा एंगल PRD के। जब आपने PR ट्रांसवर्सल लाइन मानी तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड केस में एंगल 50 प्लस एंगल Y इक्वल टू किसके हो जाएगा एंगल 27 के। सेम कंडीशन रहेगी क्यों, कौन सी अल्टरनेट एंगल इन पैरेलल लाइन केस। तो अब यहाँ से Y फॉर्म कर सकते हैं कैसे, Y इक्वल टू, अब ये 50 उधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 127 माइनस 50, तो एंगल Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 7 में जब 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और फिर 2 में 5 नहीं जाएगा तो कैरी कर लेंगे तो कितना 12 हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा तो कितना 7, मतलब ये कितना हो जाएगा 77 डिग्री। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिग्री और Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 77 डिग्री, मतलब ये 77 और ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये आपने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। आइए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन आपको एज अ प्रूविंग बताना है। लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है लेकिन सोल्यूशन यदि आपने समझ लिया अच्छे से तो बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में बात करते हैं, गिवन कर रखा है इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल to each other, and incident ray AB strikes the mirror PQ at B point. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back always CD
प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। बहुत बड़ी लंबी लैंग्वेज में लिख दिया है, लेकिन आइए इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो गिवन कर रखा उसके अकॉर्डिंग आप फिगर को देखिए। तो गिवन क्या है डाटा, पी क्यू पैरेलल है आर एस, और ये दोनों क्या हैं, मिरर हैं। तो आपने देखा होगा जब आप मिरर सन की जो रेज होती हैं उनके सामने करिए, तो वहां से जो सन की रेज होती हैं वो आ करके फिर मिरर से क्या रिफ्लेक्ट करके एक दूसरे पॉइंट पे जाती हैं। उसी को इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो आपके पास पी क्यू एक मिरर है और सिमिलरली आर एस भी एक मिरर है, और ये सपोज रे का ओरिजिन है। अब यहां से रे जो है पॉइंट बी पर जाती है, और पॉइंट बी से तुरंत क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सेकंड मिरर आर एस है उसके पॉइंट सी पर जाकर के पड़ती है, और फिर ये जो मिरर सेकंड है इसके पॉइंट सी से रिफ्लेक्ट करती है, कहाँ पे पहुंचती है, पॉइंट डी पे पहुंचती है। तो अब आपको प्रूव करना है कि जो रे ए बी और ये रे सी डी हैं ये एक दूसरे में पैरेलल हैं। तो कैसे हैं ये आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको फिजिक्स का एक टर्म पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है, जब भी कोई इंसिडेंट रे एक पॉइंट पर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो वहां से जब हम पॉइंट जहां पे रे गिरती है, सपोज ये पॉइंट बी है, अब यहां से हमने क्या कर लिया, एक नॉर्मल रे ड्रॉ कर लिया। अब जब हमने नॉर्मल रे ड्रॉ की तो यहां से जब रे इस पॉइंट पे गिरी तो इस केस में ये जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। तो हमने इस इंसिडेंट रे को क्या, आई से डिनोट कर दिया। सिमिलरली उसी पॉइंट से जब लाइन रिफ्लेक्ट होती है तो वो जो एंगल इस नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के हमेशा इक्वल होते हैं। ये क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। दैट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये आप मेंशन करेंगे, और मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप लिख भी देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब उसके बाद सेम कंडीशन, जब पॉइंट सी पर ये रिफ्लेक्टेड रे पड़ी तो इस केस में ये जो लाइन रे बीसी थी ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी, और इस सी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के डी पॉइंट पे गई तो इस केस में ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अब सेम कंडीशन जैसे आपने क्या बी और इस पॉइंट को सपोज एम मान लेते हैं, तो ये बी एम क्या था, नॉर्मल रे थे। सिमिलरली आप सी पॉइंट से क्या करिए, एक सी एन नॉर्मल रे ड्रॉ कर दीजिए। तो अब इस केस में क्या, जब ये इंसिडेंट रे है तो यहां से नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में क्या, ये एंगल सपोज एक्स बनता है, और यहां से जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में ये सपोज एंगल वाई बनता है। तो बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल एक्स इक्वल किसके होंगे, एंगल वाई। सेम कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब इस केस में जब आपने बी एम और सी एन दोनों क्या नॉर्मल रे ड्रॉ की हैं, और नॉर्मल रे हमेशा एज अ परपेंडिकुलर होती हैं, तो आप यहां पे क्या, क्योंकि प्रूविंग करनी है तो आप यहां पे लिखोगे बी ड्रॉ बी एम and CN as a normal ray। अब इसके बाद जब आपने ये प्रूव कर दिया तो यहां से यदि ये दोनों क्या हैं, नॉर्मल रे हैं, और एज अ नॉर्मल रे क्या जिस भी पॉइंट पे मिलती हैं वहां पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है, मतलब दिस वन। तो यदि इन दोनों के बीच में यदि कोई भी डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्योंकि एंगल्स इनके क्या है, सेम है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अब ये दोनों यदि लाइन पैरेलल हैं तो यहां से बी और सी ये क्या कर रही है, इन दोनों में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन का केस कर सकती है।
अब यदि ये ट्रांसवर्सल लाइन BC है इन केस ऑफ BM पैरेलल टू NC, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं BM पैरेलल टू CN पैरेलल लाइन। अब यदि ये पैरेलल लाइन तो BC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन के केस में जब पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उनके अल्टरनेट हमेशा क्या, अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। तो आप कह सकते हैं एंगल MBC और एंगल BCN, एंगल MBC इक्वल टू एंगल BCN। और रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, यदि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसमें एंगल R है और इसमें एंगल X है, तो एंगल X या फिर एंगल R किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल X के। और अभी आपने कहा एंगल X इक्वल किसके है, Y के। अभी आपने सर्च किया, मतलब अभी आपने फाइंड किया। तो यहां से चारों एंगल जो फॉर्म हुए, तो क्या आप लिख सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल X इक्वल टू एंगल Y। ये आप आसानी से लिख सकते हैं। तो जब, क्योंकि आप ये क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही रहता है, आपने प्रूव भी किया उसी के अकॉर्डिंग। तो यहां से यदि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएं तो आप कह सकते हैं AB पैरेलल होगी CD। और कैसे, तो यहां पे जब देखेंगे AB और CD ये मिरर RS और PQ पर बन रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, हम इस RS और PQ मिरर को हटा देते हैं। तो जब इन दोनों मिरर को हटाएंगे तो आपके पास फिगर क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B और ये पॉइंट आपके पास C है और ये पॉइंट आपके पास D, ऐसा ही तो बनेगा। तो एंगल J जो है वो क्या है, I प्लस R, और एंगल ये कितना है, X प्लस Y। तो ये दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल ही तो हैं। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। और यदि दो लाइन पैरेलल हुई तो ट्रांसवर्सल लाइन के केस में क्या होते हैं, उनके अल्टरनेट एंगल सेम होने चाहिए। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, और ये रीजन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन में अल्टरनेट एंगल का। तो यहां से एंगल B इक्वल किसके हो गया, एंगल C के। तो जब एंगल B इक्वल हो गया एंगल C के बाई अल्टरनेट एंगल, एंगल B इक्वल टू एंगल C, रीजन क्या है, बाई अल्टरनेट एंगल इन ट्रांसवर्सल लाइन केस में। तो अब आप क्या कह सकते हैं, हेंस AB पैरेलल टू CD। ये आप लास्ट में प्रूविंग करके लिख देंगे। जो चीजें बताई गई हैं बस आप उन चीजों को एज क्योंकि प्रूविंग है तो प्रूविंग में आप जितने अच्छे से क्लियर से डाटा आप रिप्रेजेंट करोगे उतने ही बेहतर मार्क्स आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल थी, लेकिन सॉल्यूशन यदि आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको जो तीनों क्वेश्चंस बताए गए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि यही हमारे लिए कहीं ना कहीं एनर्जी का काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।